हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं के पाठ 7 मतवांधों को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को बहुत ही सरल और आसान भाषा में हम लिखेंगे। तो मतवांधो जो कविता है इसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने, और इस कविता के माध्यम से वो कहना चाहती है कि हमें सपनों को बांधना या रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम इस कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं इस कविता में क्या है। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। बीज धुली में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से महादेवी वर्मा जी कहना चाहती हैं कि सपनों के पंख मत काटो, उनकी उड़ान को मत रोको। सौरभ उड़ जाता है नभ में, सौरभ अर्थात खुशबू, जो फूलों की खुशबू होती है वो आकाश में उड़ जाता है, फिर वापस लौट कर नहीं आता है। ठीक वैसे ही सपने भी स्वतंत्र होने चाहिए। बीज धुली पर गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। मीन्स कि अगर बीज को मिट्टी में गिरने से रोक दिया जाए तो वह कभी भी पेड़ बनकर आसमान को नहीं छू सकता है। इसका मतलब है कि सपनों को खुलकर उड़ने और आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। ठीक है, अगली पंक्ति है। अग्नि सदा धरती पर जलती, घूम गगन में मंडराता है। सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। अर्थात सपने जो हैं वो धरती से शुरू होकर आसमान तक जाते हैं। जैसे आग धरती पर जलती है और उसका धुआं कहाँ जाता है, वो बिल्कुल आसमान में उड़ता जाता है। वैसे ही सपने भी हैं जो धरती से उठकर हमारी आंखों में नई चमक लाते हैं, और सपनों में इतनी ताकत होती है कि वे हमें ऊंचा उठाते हैं और हम में नई उम्मीदें जगाते हैं। अगली पंक्ति है। इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। मुक्त गगन में विचरण कर यह, तारों में फिर मिल जाएगा। मेघों से रंग और किरणों से, दीप्ति लिए भू पर आएगा। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि हमें सपनों को ऊपर उठने या नीचे आने से नहीं रोकना चाहिए। हम जो सपने हैं वो स्वतंत्र होकर आसमान में तारों और बादलों के बीच घूमते रहते हैं। वे बादलों से रंग और सूरज की किरणों से रोशनी लेकर धरती पर लौटते हैं। सपने क्या करते हैं? सपने बादलों से रंग और सूरज की किरणों से रोशनी लेकर वो धरती पर लौटते हैं। अर्थात सपने हमें नई प्रेरणा और सुंदरता देते हैं। अगली पंक्ति है। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प, भूमि को सिखलाएगा। नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। अंत में कवित्री कहती है कि सपने हमें धरती को स्वर्ग बनाने का तरीका सिखाते हैं। हमें सपनों को धरती से बांधने या आसमान तक जाने से रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जब हम सपनों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो वो हमें कई नई राह दिखाते हैं और दुनिया को सुंदर बनाने में मदद करते हैं। तो इस कविता के माध्यम से हमने सीखा कि हमें अपने सपनों को रोकना नहीं चाहिए, सपनों को भी स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। और जब हम सपनों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो वो हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और नई सोच देते हैं। अगर हम सपनों को बांध देते हैं और उनकी उड़ान को रोक देते हैं तो वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। इसलिए हमें सपनों को खुलकर जीने देना चाहिए, उनकी गति को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। तो ये थी महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई एक प्यारी सी कविता। चलिए अब जल्दी से इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है पाठ से मेरी समझ से। क है, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा का निशान बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, आप इनमें से कविता का मुख्य भाव किसे समझते हैं? तो कविता का मुख्य भाव था सपनों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए और सपने देखना अच्छी बात है। ठीक है, तो इन दोनों के आगे हम स्टार बना देंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, मत बांधो कविता किसकी स्वतंत्रता की बात करती है? तो यह कविता सपनों की स्वतंत्रता की बात करती है, तो इसके आगे हम स्टार बना देंगे। तीसरा प्रश्न है, इन सपनों के पंख न काटो पंक्ति में सपनों के पंख होने की कल्पना क्यों की गई है? तो हमने कविता में पढ़ा कि सपने जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, तो इसका पहला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, तो इसके आगे हम स्टार बना देंगे। चौथा प्रश्न है, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प पंक्ति में स्वर्ग से आप क्या समझते हैं? स्वर्ग का मतलब है जहाँ परस्पर सहयोग एवं सद्भाव हो
और जहाँ सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो। ठीक है, तो तीसरा और चौथा इसका सही उत्तर है। दोनों के आगे हमने स्टार बना देना है। अगला प्रश्न है, यदि बीज धूल में गिर जाए तो क्या हो सकता है? तो अगर बीज धूल में गिर जाएगा तो वह बढ़कर पौधा बन सकता है। ठीक है, चौथा उत्तर इसका सही है, जिसके आगे हमने स्टार बना देना है। अगला प्रश्न है, ख, हो सकता है आपके समूह में आपके साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो उत्तर लिखेंगे, हमने इन उत्तरों को इसलिए चुना क्योंकि ये न केवल कविता की भावना से मेल खाते हैं बल्कि जीवन के वास्तविक अनुभवों को भी बताती है। सपनों को स्वतंत्र रूप से उड़ने देना चाहिए ताकि वे पूरा हो सके। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। अगला प्रश्न है, पंक्तियों पे चर्चा। यहाँ पे कविता से कुछ पंक्ति दी गई है, उसको ध्यानपूर्वक आपने पढ़ना है और आपके जो भी विचार हैं उसे समूह में साझा करना है। ठीक है, तो पंक्ति है, सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। बीज धूलि में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। तो उत्तर लिखेंगे, इस पंक्ति का मतलब है कि खुशबू हवा में उड़कर वापस नहीं आती और बीज मिट्टी में रहकर ही पेड़ बनता है। यानी हर चीज का अपना सही स्थान होता है। सपनों को भी सही मौका और आज़ादी होनी चाहिए ताकि वे पूरे हो सके। अगली पंक्ति है, मुक्त गगन में विचरण कर यह तारों में फिर मिल जाएगा। मेघों से रंग और किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। अर्थात इस पंक्ति का मतलब है कि सपने खुले आसमान में उड़ते हैं और बादलों व किरणों से नई चमक पाते हैं। यानी सपने हमें नई ऊर्जा, उम्मीद और चमक देते हैं जो हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। अगला प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। यहाँ पे स्तंभ क में कुछ पंक्ति दी गई है और स्तंभ ख में उनके अर्थ दिए गए हैं, उनके भाव दिए गए हैं। तो जो भी उनके सही भाव हैं उनसे आपको मिलान करनी है। ठीक है, तो पहली पंक्ति है, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। तो इस पंक्ति का मतलब हो गया कि किसी पक्षी के पंख काट दिए जाएं तो वह उड़ नहीं सकता। वैसे ही अगर हम किसी के सपनों को बाधित करें तो उसकी कल्पनाशीलता और संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। तो तीसरा इसका उत्तर सही है। तो ये हो गया पहला, और दूसरा का हो जाएगा, सपनों में ऊपर उठने और नीचे आने दोनों की विशेषता होती है। अपने विचार की तरह जन्म लेता है और फिर व्यवहार में पूरा होता है, तभी वह कल्पना से निकलकर सच्चाई बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा। तीसरी पंक्ति है, इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। इसका मतलब हो गया कि सपनों को उठने और उनके व्यवहार में आप वापस आने में बाधा ना डालें, क्योंकि स्वतंत्रता ही सपनों को साकार की कुंजी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा। चौथा है, नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। तो इसका हो गया, सपनों को ऊंचाइयों तक जाने से मत रोको, उन्हें धरती से बांधकर मत रखो। तो ये हो गया चौथा। अगला है, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि में सिखलाएगा। तो इसका भाव हो जाएगा, रचनात्मक और स्वतंत्र विचार समाज को सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्वक बना सकता है। तो ये हो गया पांचवा। ठीक है, इस तरह से मिलान कर लेंगे आप। अगला प्रश्न है, सोच विचार के लिए कविता को पुनः पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। क है, कविता में मत बांधो, पंख न काटो आदि संबोधन किसके लिए किए गए होंगे। उत्तर लिखेंगे, ये संबोधन सपनों के लिए किए गए हैं। कवित्री महादेवी वर्मा हमें कह रही हैं कि अपने या दूसरों के सपनों को रोकना या सीमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि सपने आजाद रहकर ही फलते फूलते हैं। ख प्रश्न है, कविता में सपनों की गति न बांधने की बात क्यों की गई होगी। उत्तर लिखेंगे, सपनों की गति न बांधने की बात इसलिए कही गई होगी क्योंकि सपने तभी पूरे होते हैं जब उन्हें उड़ने की आज़ादी मिले। अगर हम उन्हें रोक दें तो वे हमें प्रेरणा और सफलता नहीं दे पाते। कविता हमें सिखाती है कि सपनों की गति रोकने से उनकी चमक और महत्व खत्म हो जाती है, इसलिए उन्हें खुलकर जीने दें। ग प्रश्न, कविता में सौरभ, बीज, धुआं, अग्नि जैसे उदाहरणों के माध्यम से सपनों को इनमें भिन्न बताते हुए उसे विशेष बताया गया है। आपकी दृष्टि में इन अलग
सपनों की और कौन सी विशेषताएं हो सकती है? तो उत्तर लिखेंगे, सपने खुशबू, बीज, धुआं या अग्नि से अलग इसलिए है क्योंकि वे असीमित, व्यक्तिगत और प्रेरणा देने वाले होते हैं। सपने बदलते रहते हैं और हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। सपने हमारे मन की रचना है और हमें बेहतर इंसान बनाती है। घ प्रश्न है, कविता में आरोहण और अवरोहण दोनों के महत्व की बात की गई है। उदाहरण देकर बताइए कि आपने आरोहण और अवरोहण को कब कब सार्थक होते देखा है। उत्तर लिखेंगे, आरोहण यानी ऊपर उठना और अवरोहण यानी नीचे आकर सीखना, दोनों ही जरूरी है। मैंने इन्हें सार्थक होते देखा है। तो आरोहण का उदाहरण हो जाएगा, मैंने एक दोस्त को देखा जो डॉक्टर बनने का सपना देखता था। उसने मेहनत की और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। यह आरोहण था जहां उसका सपना ऊंचा उठा और उसे प्रेरणा मिली। इससे उसकी जिंदगी में नई उम्मीद आई। अब अवरोहण का उदाहरण देखेंगे, वही दोस्त पढ़ाई के दौरान असफलताओं से गुजरा, जैसे परीक्षा में कम नंबर आना, लेकिन वह नीचे आकर फिर से मेहनत करता और सीखता। इससे उसका सपना मजबूत हुआ और आज वह डॉक्टर है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अगला प्रश्न है, सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। क्या आप सहमत हैं कि सपने आंखों में लौटकर वास्तविकता बन जाते हैं? अपने अनुभव या आसपास के अनुभवों से कोई उदाहरण दीजिए। उत्तर लिखेंगे, हाँ, मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि सपने दोनों गतियाँ रखते हैं। सपने पहले कल्पना में उड़ते हैं, फिर मेहनत से हकीकत बनते हैं और हमें नई चमक देते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, मेरे एक पड़ोसी अंकल ने सपना देखा था कि वे अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करेंगे। शुरू में सपना ऊंचा था, लेकिन पैसे की कमी थी। फिर उन्होंने मेहनत की, लोन लिया और दुकान खोली। आज वह सफल हैं और कहते हैं कि सपना उनकी आंखों में चमक बनकर लौटा है। अगला प्रश्न है, शीर्षक, कविता का शीर्षक मत बांधो। यदि आपको इस कविता के कोई अन्य नाम देना हो तो आप क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी लिखिए। हम इसके उत्तर में लिखेंगे, मेरा नया शीर्षक सपनों को उड़ने दो होगा। मैंने यह नाम इसलिए चुना क्योंकि पूरी कविता का संदेश यही है कि सपनों को रोकना नहीं चाहिए। कविता में बार बार कहा गया है कि सपनों के पंख न काटें, उनकी गति को न बांधें और उन्हें खुले आसमान में उड़ने दें। यह शीर्षक कविता के भाव, सपनों की आज़ादी, उड़ान और उनकी अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना से। मान लीजिए आप एक नया संसार बनाना चाहते हैं। उस संसार में आप क्या क्या रखना चाहेंगे और क्या क्या नहीं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो हम उत्तर लिखेंगे, मैं अपने संसार में पेड़ पौधों, साफ हवा, स्कूल, अस्पताल और दोस्तों को रखूंगा, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देंगे, साफ हवा से हम स्वस्थ रहेंगे, स्कूल से पढ़ाई होगी, अस्पताल से बीमारी ठीक होगी और दोस्तों से खुशी मिलेगी। मैं प्रदूषण, लड़ाई झगड़ा और गरीबी को नहीं रखूंगा, क्योंकि प्रदूषण से बीमारी होगी, लड़ाई से दुख होगा और गरीबी से लोग परेशान रहेंगे। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा संसार खुशहाल हो। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ख प्रश्न है, कविता में शिल्प और कला के महत्व की बात की गई है। कलाएं हमारे आसपास की दुनिया को सुंदर बनाती है। आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए कौन सी कला सीखना चाहेंगे? उससे आपका जीवन कैसे सुंदर बनेगा? अनुमान करके बताइए। उत्तर लिखेंगे, मैं चित्रकला सीखना चाहूँगा या चाहूँगी। चित्रकला से मैं अपनी भावनाएं और सपने रंगों के माध्यम से दिखा सकूँगा। जब मैं सुंदर चित्र बनाऊँगा तो मेरी खुशी बढ़ेगी और लोग मेरी तारीफ करेंगे। इससे मेरा मन शांत और जीवन रंगीन होगा। ग प्रश्न है, सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है? यदि आपके पास अपने बीते हुए समय में लौटने का अवसर मिले तो आप बीते हुए समय में क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? इसके उत्तर में लिखेंगे, अगर मुझे बीते समय में लौटने का मौका मिले तो मैं अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, अपनी गलतियों को कम करूंगा, मैं अपने माता पिता से ज़्यादा बात करूंगा, उनकी सलाह मानूंगा, पढ़ाई में मेहनत से मेरा भविष्य बेहतर होगा, माता पिता से प्यार से रिश्ते अच्छे रहेंगे और खेल से सेहत बनी रहेगी। इससे मेरा जीवन पहले से खुशहाल होगा। अगला प्रश्न है,
बीज धुली में गिर जाता जो वह नभ में कब उड़ पाता है। यदि सपने बीज की तरह हो तो उन्हें उगने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? तो उत्तर लिखेंगे, अगर सपने बीज की तरह हैं तो उन्हें उगने के लिए मेहनत, लगन, धैर्य और सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी, क्योंकि मेहनत से सपने पूरे होते हैं, लगन से हम लगातार कोशिश करते हैं, धैर्य से मुश्किलों को सहते हैं और मार्गदर्शन से सही दिशा मिलती है। जैसे बीज से, ऐसे लिखना है, बीज से पेड़ बनता है, वैसे ही सपने हकीकत बनते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ग बनाने फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। यदि अच्छे सपनों या विचारों से स्वर्ग बनाया जा सकता है तो बुरे सपनों अथवा विचारों से क्या होगा, क्या होता होगा? बुरे सपनों या विचारों से कैसे बचा जा सकता है? तो बुरे सपनों का क्या असर होगा? बुरे सपने हमें डर, दुख और गलत रास्तों की ओर ले जा सकते हैं। इनसे बचने का क्या तरीका होगा? अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे दोस्तों के साथ रहें और मन को शांत रखने के लिए प्रार्थना करें। खेल में हिस्सा लें, इससे सकारात्मक सोच बनी रहती है। अगला प्रश्न है, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। कल्पना कीजिए कि हर किसी को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाए, तब दुनिया कैसी होगी? आपके अनुसार उस दुनिया में कौन सी बातें महत्वपूर्ण होगी? तो उत्तर लिखेंगे, अगर हर किसी को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की पूरी आज़ादी मिले तो दुनिया बहुत खुशहाल, सुरक्षित और रचनात्मक हो जाएगी। लोग अपनी पसंद का काम करेंगे, नई खोजें करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। उस दुनिया में मेहनत, प्यार, सहयोग और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होगी। मेहनत से सपने पूरे होंगे, प्यार से संबंध मजबूत होंगे, सहयोग से सब आगे बढ़ेंगे और शिक्षा से नई सोच और नए विचार जन्म लेंगे। अगला प्रश्न है, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। आपके विचार से यह सुझाव है, आदेश है, प्रार्थना है या कुछ और है? यह बात किससे कही जा रही है? उत्तर लिखेंगे, यह एक सलाह और प्रार्थना है कि सपनों को मत रोको और उन्हें आज़ादी से उड़ने दो। यह बात हम सब के लिए कही गई है। यह बात किसके लिए कही गई है? तो यह बात हम सब के लिए कही गई है। आगे है कविता की रचना। सौरभ उड़ जाता है नभ में, बीज धुली में गिर जाता जो, अग्नि सदा धरती पर जलती। उपयुक्त पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और इन पंक्तियों को पढ़ते समय हमारी आंखों के सामने कुछ चित्र उभर आते हैं। कई बार कवि अपनी बात अथवा मुख्य भाव को समझाने या बताने के लिए उदाहरणों का माध्यम से शब्द चित्र से लड़ी सी लगा देते हैं, जिससे कविता में विशेष प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इस कविता में भी ऐसी अनेक विशेषताएं छिपी है। क है, अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो कविता की विशेषताएं हैं, कविता में सुंदर शब्द चित्र है, प्रकृति के उदाहरणों का प्रयोग है, सरल और भावपूर्ण भाषा है, कविता में प्रेरक संदेश भी है और रूपकों का प्रयोग किया गया है। लय और प्रवाह काफी अच्छी है। ठीक है। ख प्रश्न, नीचे इस कविता में कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई है जिनमें कि ये विशेषताएं समाहित है। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। ठीक है, तो पहले कविता की विशेषताएं दी गई है और दूसरे में कविता की पंक्तियां दी गई है। दोनों को एक दूसरे से मिलान करना है। तो पहला है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो कौन सी लाइन में? आरोहण और अवरोहण वाले लाइन में की गई थी, तो ये रहा। दूसरा, इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो, तो ये हो गया पहला। एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है, तो ये हो जाएगा, नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। मत का प्रयोग बार बार किया गया है, तो ये हो जाएगा दूसरा। तीसरा है, समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो समानार्थी शब्द मीन्स समान अर्थ वाले शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। तो यहाँ देखिए, दीप्ति लिए भू पर आएगा, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि पर सिखलाएगा। तो भूमि और भू दोनों समानार्थी शब्द है, तो ये हो जाएगा तीसरा। प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न किसमें पूछा गया है? तो ये देखिए, वह नभ में कब उड़ पाता है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये हो गया चौथा नंबर। पांचवा है, संबोधन का प्रयोग किया गया है। तो संबोधन का प्रयोग किया गया है, इन सपनों के पंख न काटो। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा।
फिर छठा है सपने को मनुष्य की तरह चित्रित किया गया है, तो इसका हो जाएगा तीसरा स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा, तो ये हो जाएगा छठा। ठीक है, इस तरह से आप मिलान कर लेंगे। ठीक है, फिर शब्दों की बात को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।